अभी हालात जमीन पर ये हैं कि गोलान घाटी से चीनी सेना पूरी तरह से भाग चुकी है। बाकी भी सभी जगहों से पहले ही बातचीत के जरिए दोनों सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। अब केवल विवाद बचा है पोंग सो झील पर, जिसमें कि अभी चीनी सेना एलएसी के पास मौजूद है। आशा है वो विवाद भी जल्दी बातचीत से सुलझ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इन सब जो ये इतनी भयंकर लड़ाई हुई है, इसका असर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही भयंकर चीज़ है। चीन की सेना की, जैसे कि हम सब लोग पहले जानते हैं, कोई खास इज्जत मानी नहीं जाती है। अफ्रीका में भी आतंकवादियों के हाथों अपने 2 सैनिकों को गंवाने के बाद और अपने हथियार छोड़कर, अपने सैनिकों की डेड बॉडी छोड़कर, ये चीनी सैनिक भाग खड़े हुए थे, जिन्हें कि बाद में जाके भारतीय रेजिमेंट नहीं छुड़ाया था। तो इस तरह की बेइज्जती ये पहले भी झेल चुके हैं। अब जो बची खुची इज्जत थी, वो अब सामने आएगी कि 5 गुना होने के बावजूद फिर भी भारतीय सैनिकों ने उन्हें इतनी बुरी तरह से मार दिया। तो चीनी सेना की जो कमजोर छवि बनी हुई थी कि चीनी सैनिकों में लड़ने का दम नहीं है, वो छवि अब और पक्की हो जाती है। ऐसे में क्या होगा कि चीनी सैनिकों में तो डर बैठेगा ही। आसपास जिन सभी देशों से चीन, क्योंकि सब तरफ ही पंगा लेता है, जापान, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, इन सब के सैनिकों में भी जोश भर जाएगा। चीन में क्या होता है, सेना में 30% के आसपास नागरिकों को भर्ती किया जाता है, और जिनके लिए कि मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है, यानी उनको जाना ही पड़ता है। और अगर चीन में कोई मिलिट्री सर्विस नहीं करता है तो उसको सरकारी नौकरियों पर पूरी तरह से पाबंदी हो जाती है, और भी बहुत सारी अन्य सरकारी सुविधाएं उसे मिलती नहीं। उसका असर ऐसे चीनी सैनिकों के रूप में देखने को मिलता है। ये बेचारे किसी तरह की पिकनिक पर आए हुए लगते हैं। इनके मासूम चेहरे देखिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ने वाले लोग हैं। और बहुत सालों से इनकी सेना ने लड़ाई भी नहीं देखी थी, लेकिन अब बिहार रेजिमेंट ने इनको अच्छे से दिखा दिया है कि लड़ाई में होता क्या है। इसके बाद अब दूसरी बात, एक सवाल ये उठता है कि पिछले साल डोकलाम में जब विवाद हुआ था, तो वहां तो चीन के पास हासिल करने के लिए कुछ था। अगर वहां पर चीन अपना बेस बना लेता तो वहां से वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की कोशिश कर सकता था। लेकिन लद्दाख में अभी हालात ऐसे थे कि यहाँ पर चीन के सैनिक सिवाय लड़ने के और कुछ कर नहीं सकते थे। वो किसी भी हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सकते थे। कोई ऐसा नहीं था कि वो कब्जा कर ले और भारतीय सेना उन्हें वहां से हटा नहीं पाएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा पंगा क्यों लिया, जबकि सारी दुनिया चीन के पहले ही पीछे पड़ी हुई है कोरोना वायरस के चक्कर में। तो ऐसे समय में चीन ने एक और खतरा क्यों उठाया। तो अभी तक के हालात देखते हुए समझ में आ रहा है कि यह खतरा पूरी तरह पाकिस्तान और चीन को दिखाई दे रहा था कि भारत कभी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को छुड़ाने के लिए एक्शन ले सकता है। तो भारत की सेना को उस अभियान से रोकने के लिए चीन ने अपनी ताकत यहाँ पे दिखानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि उनका समय ही उल्टा चल रहा है, तो ये दाव भी उनके ऊपर और दुगना भारी पड़ गया है। जो पाकिस्तानी सेना चीन के सहारे भारत से लड़ने के सपने देख रही थी, जब वो चीनियों को इतनी बुरी तरह से पिटते देखेंगे भारत से, तो उनका क्या हाल होगा। अब ये स्थिति बहुत ही रोचक होती जा रही है। इस मानचित्र को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। चीन ने अपने आसपास के सभी देशों से एक साथ लड़ाई मोल ले ली है, और सभी देश भारत की तरफ देख रहे थे, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में एक देश है जो चीन से टक्कर ले सकता है। अगर भारत को चीन दबा लेता तो ये सब देश अपने आप दब जाते। लेकिन अब जैसे डोकलाम में हुआ और अब ये दोबारा हुआ कि भारत चीन से लड़ने को तैयार है, तो ये सब देश भी भारत का साथ देने को हमेशा तैयार रहेंगे, और चीन के कुछ भी इधर हरकत करने पर उस पर दूसरी तरफ से असर हो सकता है। इन सब मामले में सिर्फ एक बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा पहलवान इस इलाके का बचता था, रशिया। रशिया ने भी अब दबी जबान में भारत का साथ देने की घोषणा कर दी है। रशिया से उम्मीद ये है कि अभी वो खुले तौर पर कुछ नहीं कहेगा, दोनों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन आप पूरा विश्वास कर सकते हैं कि जब समय आएगा तो रूस भारत के साथ ही खड़ा नजर आएगा। ना केवल रूस और भारत की दोस्ती की वजह से, बल्कि रूस को भी अपने पूर्वी क्षेत्र में चीन से पूरा खतरा है। अभी भी चीन वहां पर अपने लोग घुसाने में लगा हुआ है। तो अभी युद्ध होगा या नहीं, मुश्किल है। अगले 4-5 दिन थोड़ा नाजुक है, कुछ घटनाएं और हो सकती हैं, इसकी बिल्कुल संभावनाएं हैं, लेकिन पूरी तरह से युद्ध अभी नहीं होगा। अभी के लिए आशा यही है कि दोनों सरकारें मिलकर स्थिति को किसी तरह संभाल लेंगी, चीनी सेनाएं वापस लौट जाएंगी एक और अपमान का घूंट पीने के बाद। लेकिन चीनी रुकेंगे नहीं।
ये कम्युनिस्ट लोग हैं, समझ लीजिए। जिस तरह से जिहादी कट्टर होते हैं कम्युनिस्ट, उनसे किसी भी तरह से कम नहीं होते। दुनिया में करोड़ों लोगों को मार चुके हैं कम्युनिस्ट। तो चीन पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा, वो दोबारा तैयारी करके दूसरे प्लान के साथ जरूर वापसी करेगा। सितंबर अक्टूबर के समय बहुत ही तगड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी के लिए संभावना यही है कि चीनी सेना पीछे हट जाएगी। पिछले वीडियो में भी मैंने काफ़ी कुछ बताया था, अभी तक सब कुछ जैसा मैंने बताया था वैसा ही हो रहा है। चीन अभी के दौरान क्या करेगा, अपने पालतू कुत्ते जो भारत में उसने छोड़ रखे हैं उनका इस ताकत से हमें खतरा है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो उनके कहने पर पंगा खड़ा कर सकते हैं। अभी जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2002 के जो दंगे हुए थे वो उस समय हुए थे जब ऑपरेशन पराक्रम में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं दोनों सीमा पर आमने सामने खड़ी थी। पाकिस्तान पर जब भारी दबाव था तो उसको हटाने के लिए गुजरात में इतना बड़ा दंगा करवाया गया। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो इसी ताकत को काटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण रोल जनता का ही है। तो आगे मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। और कुछ अपने आइडियाज दीजिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।